नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस पोयम को। ये पोयम ऊपर से तो देखने में काफी सिंपल लगती है, पर लेकिन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल। इसमें हमको एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी कमेंट्री देखने को मिलती है। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, साथ ही में देखेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी। तो तैयार हैं आप लोग 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में जाने के लिए और वहां से सीधा 16th सेंचुरी के इटली में जाने के लिए? क्यों? क्योंकि ये पोयम का कंटेक्स्ट वहीं पर सेट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। माय लास्ट डचेस लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1842 में। ब्राउनिंग आमतौर पर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखने के लिए फेमस थे। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में ये एक ऐसी पोयम है जिसमें एक ही कैरेक्टर बोलता है और वो एक साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है और अपनी बातों-बातों में वो अनजाने में अपनी असली पर्सनैलिटी, अपने राज सब रिवील कर देता है। इस पोयम का स्पीकर है ड्यूक ऑफ फरेरा, जो इटली का एक रियल हिस्टोरिकल फिगर था, अल्फोंसो सेकंड दी एस्टे। उसकी पहली वाइफ लुक्रेशिया डी मेडिसी की शादी के सिर्फ 3 साल बाद 17 साल की उम्र में मौत हो गई थी। रूमर्स थे कि उसे जहर देकर मारा गया था। इस पोयम में ड्यूक एक मैसेंजर से बात कर रहा है जो एक काउंट के लिए काम करता है। ड्यूक उस काउंट की बेटी से शादी करना चाहता है और वो उसे अपने महल में अपना आर्ट कलेक्शन दिखा रहा है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए अब पोयम को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ड्यूक कहता है, वो देखो दीवार पर मेरी पिछली वाइफ की तस्वीर है। यहाँ लास्ट वर्ड पर ध्यान दो, मतलब अगली की तैयारी है। और माय वर्ड से उसका पोजेसिव नेचर पहली ही लाइन से शुरू हो जाता है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्क बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। वो कहता है कि पेंटिंग इतनी जिंदा लगती है, एकदम रियल। और फिर पेंटर का नाम बताता है, फ्रा पेंडोल्फ। ये वो फ्लेक्स कर रहा है कि देखो इतने बड़े आर्टिस्ट ने मैंने पेंटिंग बनवाई थी। Will it please you sit and look at her? I said. Fra Pandolf by design for never read. Strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of it earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst how much a glance came there, so not the first. Are you to term and ask thus? ड्यूक उस मैसेंजर को बैठने के लिए कहता है, फिर वो बताता है कि ये पेंटिंग एक पर्दे के पीछे रहती है और वो पर्दा सिर्फ और सिर्फ वही हटा सकता है, यानी कि ड्यूक हटा सकता है। ये उसके टोटल कंट्रोल को दिखाता है। वो कहता है कि जो भी उस पेंटिंग को देखता है उसके चेहरे पे पैशनेट एक्सप्रेशन देखकर डर जाता है और उसको पूछना चाहता है कि ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है, पर लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती ड्यूक से पूछने की। Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek, perhaps. Fra Pandolf chanced to say her mental lapse. Over my lady's wrist too much or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. अब ड्यूक अपनी असली कंप्लेंट शुरू करता है। वो कहता है उसके गालों पर ये जो खुशी की लाली है ना, वो सिर्फ मेरे आने से नहीं आती थी। वो आगे कहता है कि उसकी वाइफ का दिल बहुत जल्दी खुश हो जाता था। बेसिकली शी वॉज टू इजीली प्लीज्ड फॉर हिज लाइकिंग। शी हैड अ हार्ट, हाउ शेल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजीली इम्प्रेस, शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। ड्यूक को प्रॉब्लम थी कि उसकी वाइफ हर चीज से इम्प्रेस हो जाती थी और उसकी नजर हर जगह जाती थी। उसको लगता था कि वो फ्लर्टिशियस थी। सर, इट वाज ऑल वन माय फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल broke in the orchard for her the white mule. She rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. यहाँ वो कहता है उसके लिए सब बराबर था, मेरा दिया हुआ गिफ्ट, ढलता हुआ सूरज, किसी बेवकूफ का लाया हुआ चेरीज का गुच्छा या उसका सफेद खच्चर जिस पर वो घूमती थी, सब चीजें उसको एक जैसी खुशी देती थी। शी थैंक्ड मैन गुड, but thanked somehow I not know how, as if she ranked.
माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। ये लाइन ड्यूक के एरोगेंस का पीक है। वो कहता है कि वो सबको थैंक यू बोलती थी, आम लोगों को भी उसी तरह जिस तरीके से वो मुझे बोलती थी। जैसे उसने मेरे दिए हुए 900 साल पुराने खानदानी नाम को किसी आम गिफ्ट के बराबर समझ लिया हो। ईगो हर्ट हो चुका है यहाँ पर भाई का। Who would stop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not to make your will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me, here you miss, or there exceed the mark, and if she let herself be lessened so no painly set her wits to yours forsooth and made excuse, and then would be some stooping and I choose never to stoop। वो कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए उसको कौन समझाता। ऐसा करना अपने आप को नीचा दिखाने जैसा होता। और मैं यानी कि ड्यूक ऑफ फरेरा आई चूज नेवर टू स्टूप, मैं कभी झुकता नहीं हूँ। ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without? Much the same smile. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. एंड हेयर कम्स द डेडलीस्ट पार्ट। ड्यूक कहता है वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, पर वो किसको देखकर नहीं मुस्कुराती थी। ये सब बढ़ता गया तो ड्यूक ने हुक्म दिया और फिर सारी मुस्कुराहटें एक साथ रुक गईं। चिल्स, लिटरल चिल्स। इन दो लाइंस में वो इनडायरेक्टली कन्फेस कर लेता है कि उसने अपनी वाइफ को मरवाया था, जस्ट बिकॉज शी स्माइल्ड टू मच। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, विल इट प्लीज यूर आइज? We will meet the company below, then I repeat, the count your masters know, munificence is ample warrant that not just pretense of mine of dowry will be disallowed, though his fair daughter's self and I avowed. At starting is my object, nay will go together down, sir. Notice Neptune though, taming a seahorse, thought a rarity, which clause of Innsbruck cast in bronze for me। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो टॉपिक चेंज करके कहता है, चलिए नीचे चलते हैं। वो शादी के डाउरी यानी दहेज की बात करता है और कहता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके ऑब्जेक्ट वर्ड से साफ है कि वो अगली वाइफ को भी एक चीज की तरह समझता है। जाते जाते वो एक स्टैचू दिखाता है, नेपट्यून अ सी गॉड टेमिंग अ सी हॉर्स। भगवान नेपट्यून एक समुद्री घोड़े को काबू कर रहा है। ये ड्यूक की मेंटालिटी का परफेक्ट सिंबल है। वो खुद को नेपट्यून मानता है और अपनी वाइफ को सी हॉर्स, जिसे वो टेम यानी कि काबू करना चाहता है। तो इस पूरी पोयम से हमें क्या समझने को मिलता है? पावर एंड कंट्रोल। ड्यूक एक एब्सोल्यूट कंट्रोल फ्रीक है। वो अपनी वाइफ के स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाया जब वो जिंदा थी, इसलिए उसने उसे मारकर एक पेंटिंग में कैद कर दिया। अब वो उसे पर्दे के पीछे रखता है, एकदम कंप्लीट कंट्रोल में। जेलेसी एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। ड्यूक की जेलेसी पोजेसिवनेस वाली है। उसको प्रॉब्लम थी कि उसकी वाइफ उसके अलावा भी चीजों पर खुश रहती है। उसके लिए औरतें इंसान नहीं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी आर्ट कलेक्शन का एक हिस्सा। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ऊपर से देखने पर ड्यूक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, आर्ट लविंग, कल्चर्ड आदमी लगता है, पर अंदर से वो एक मैनिपुलेटिव और क्रूअल मॉन्स्टर है। सो माई लास्ट डचेस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चिलिंग साइकोलॉजिकल पोर्ट्रे है। ये हमें बताता है कि जब पावर और ईगो इंसान के सिर पर चढ़ जाता है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था माय लास्ट डचेस का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा चिलिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए और एग्जाम हैक्स के लिए भी। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।